हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई कांट लिव विदाउट यू का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना ये एफ कैसा लगता है आप सबको। आई नो स्टोरी थोड़ी सी ढीला जा रहा है, बट यार अगर देखा जाए ना तो अगर मैं रेगुलर अपडेट करती तो स्टोरी ऐसा नहीं लगता, बट रेगुलर अपडेट नहीं किया था ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। कीप वॉचिंग तो आप लोगों को समझ आएगा कि स्टोरी सही तरीके से जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर वांगजी को ये पता लगते लगते कि उसके मॉम डैड की डेथ के पीछे जितने भी लोग हैं ना, उनमें से एक का चेहरा वो देखते देखते भी नहीं देख पाया था विंग की वजह से, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। विंग को मतलब उससे मन कर रहा था कि वो चबा जाए, लेकिन वैसा वो कुछ नहीं कर पाया। अपने गुस्से को अपने अंदर ही निगल लिया और फिर वो सोने चला गया था। अब हम आगे देखते हैं। सुबह का वक्त है। वांगजी कॉलेज के लिए रेडी हो रहा है। पिछले एक हफ्ते में वो एक दिन के लिए भी कॉलेज नहीं जा पाया था। उस दिन रात को जब विंग और वांगजी मिले थे, उसके बाद से एक हफ्ता गुजर गया था, पूरा एक हफ्ता। और इन एक हफ्तों में वांगजी इतना ज़्यादा बीमार था, उसे बुखार आया था और एक हफ्ते से बुखार आए जा रहा था। मतलब आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। बहुत ही अनोइंग फील हो रहा था वांगजी को। अंकल उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड थे, इसलिए उसे कॉलेज जाने नहीं दिया। आज वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है, इसलिए वो कॉलेज जाने के लिए रेडी है। ब्रेकफास्ट उसने कर लिया है, बस अब इंतज़ार है तो जियांग चंग के आने का। कुछ ही देर में जियांग चंग अपनी बाईसाइकिल को लेकर आ चुका था। वांगजी जियांग चंग को देखकर निकलता है अपने घर से और जियांग चंग के साथ कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। पूरे रास्ते जियांग चंग वांगजी को अपने ब्रदर के बारे में बोल बोल कर परेशान कर देता है। मतलब वो खुद तो जाता नहीं है और वांगजी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करता है, हालांकि वांगजी को कुछ भी नहीं पता और उसे पता लगाना भी नहीं है उस घर में क्या होता है, कौन आता है, क्या करते हैं, कुछ नहीं। जिससे जियांग चंग ने अपना मुंह फुला लिया और बोला, यार तुम देखते भी नहीं हो क्या? मतलब पड़ोसी है, कुछ तो नज़र में आता है। लेकिन वांगजी ने बस इग्नोर कर दिया जियांग चंग के बात को। कॉलेज पहुंचने के बाद अच्छी तरीके से 2 क्लास वांगजी और जियांग चंग ने किया। उसके बाद उनका जो क्लास था ना, वो था नहीं, मतलब क्लास था लेकिन अब लंच के बाद अगला जो क्लास है वो था। लंच से पहले और कोई क्लास नहीं था, इसलिए वांगजी और जियांग चंग दोनों ही कॉलेज का जो गार्डन है वहाँ पर चले आए थे। ये गार्डन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वांगजी को यहाँ पर बैठना पसंद है। वो लोग बस बैठे ही थे, तब वांगजी के फ़ोन में नोटिफिकेशन आया। वांगजी ने उसे देखा तो उसे अजीब लगा। एक अननोन नंबर से नोटिफिकेशन आया था। वांगजी फ़ोन के लॉक को ओपन करता है और मैसेज के बॉक्स में जाता है तो देखता है कि इस नंबर से एक मैसेज आया है। मैसेज को देखते ही वांगजी का पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा वो घबरा गया था। जियांग चंग जो वांगजी के पास बैठा हुआ था, उसने कहा, वांगजी क्या हुआ है, सब ठीक है ना? वांगजी जो उस मैसेज की तरफ एक बार फिर अपने नज़र को घुमाता है और फिर अपने फ़ोन को बंद कर देता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था और अपने आसपास देख रहा था। बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से वो घबरा गया था। जियांग चंग ने वांगजी को ऐसे करते हुए देखा तो वो वांगजी के पास आया। उसने वांगजी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वांगजी क्या हुआ है? वांगजी जियांग चंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, कुछ कुछ भी नहीं, मुझे मुझे और कोई क्लास नहीं करना, मुझे अंकल के पास जाना है, एक इम्पॉर्टेंट काम है। ये कहते हुए वांगजी उठा और दौड़ के अपने बाईसाइकिल के पास गया। उसे लेकर वो कॉलेज से निकल गया। जियांग चंग की तरफ वो मुड़कर भी नहीं देखा। जियांग चंग जो वांगजी के लिए वरीड था बहुत ही ज़्यादा, लेकिन वांगजी को ऐसे जाते हुए देखकर जियांग चंग रुक गया। उसे लगा कि उसे नहीं जाना चाहिए, शायद कुछ पर्सनल होगा। वांगजी कभी भी ऐसा नहीं करता है, तो इसलिए जियांग चंग ने वांगजी के पीछे जाना सही नहीं समझा। वो दोबारा अपनी जगह पर जाके बैठ गया था। दूसरी तरफ वांगजी पागल की तरह अपनी बाईसाइकिल को चला रहा था। कोई भी देखकर ये कह सकता था कि ये ओमेगा बाईसाइकिल नहीं चला रहा, शायद बाइक या फिर कार को चला रहा है। इतने स्पीड में चला रहा था वो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको तो कोई भी ध्यान नहीं था। उसे जल्द से जल्द अपने अंकल के पास पहुंचना है। अंकल अभी चैम्बर में होंगे, इसलिए वांगजी सीधा मार्केट की तरफ जाता है। लगभग
20 मिनट का रास्ता उसने 10 मिनट से भी कम समय में पार कर दिया था। साथ ही में वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर, उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे। जितना ना शरीर को तकलीफ़ देने से पसीना हो रहा था, उससे ज़्यादा टेंशन में पसीना हो रहा था उसे। अंकल के जो चैम्बर है उसके सामने आकर वांग जी ने तुरंत बाईसाइकिल से वो जंप करता है। वो रुकता नहीं है। बाईसाइकिल थोड़ा सा दूर जाके गिर जाता है अपने आप, और वांग जी बिना कुछ देखे दौड़ के अपने अंकल के कैबिन के अंदर घुस जाता है। ये एक बहुत ही छोटा सा क्लिनिक टाइप का है जहाँ पर उसके अंकल बैठते हैं। यहाँ पर 2 रूम है, एक पेशेंट्स के लिए, एक उसके अंकल के लिए। वो तुरंत अपने अंकल के रूम में जाता है और देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है। वो अभी इतना पैनिक मोड में था कि उसका दिमाग में ये ख्याल आया ही नहीं कि अंकल शायद पास के रूम में होंगे। वो अपना सर पकड़ के बैठ गया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसे याद आया, मतलब पास के रूम से कुछ आवाज़ें सुनाई दिया, तभी उसे ये बात याद आया कि यहाँ पर एक और रूम है। वो तुरंत अपने अंकल के चैम्बर से निकलता है और उस रूम में जाता है जहाँ पर पेशेंट्स को देखा जाता है। उस रूम का दरवाज़ा वांग जी ने एकदम बहुत ही अचानक से और धड़ाम से खोल दिया था, जिससे अंदर खड़े लोग डर गए। अंदर 2 इंसान थे और उसके अंकल थे। वांग जी हाँफ रहा था और हाँफते हुए अपने अंकल को देख रहा था। लैन कुरैन जो अपने पेशेंट को चेक कर रहे थे, उन्होंने दरवाज़ा खोलने का आवाज़ देखा तो उन्हें गुस्सा आया, कौन इतना बदतमीज़ है। लेकिन जब उन्होंने वांग जी को देखा तो वो परेशान हो गए। वांग जी अभी यहाँ पर, उसे तो कॉलेज में होना चाहिए ना, और वांग जी का ये हालत क्यों है। लैन कुरैन जो अपने पेशेंट्स को जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उनका चेकअप हो चुका था। पेशेंट्स के निकलने के बाद अंकल वांग जी के पास आते हैं और वांग जी के कंधे पर हाथ रखते हैं। वो अपने नेफ्यू को गौर से देखते हैं और उन्हें समझ में आता है कि उनका नेफ्यू ठीक नहीं है। लैन कुरैन वांग जी को लेकर अपने एक बाहों में वांग जी को लेकर अपने चैम्बर में जाते हैं और वांग जी को बिठाते हैं। वांग जी को पानी देते हैं। वांग जी जो एकदम शांत हो गया था, एकदम शांत, वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो मूर्ति की तरह अंकल के सामने खड़ा था और अभी उसके अंकल उसे लेकर आ गए और उसे बिठाया। वो बस एक डॉल की तरह काम कर रहा था। लैन कुरैन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने वांग जी को पानी पिलाया और फिर वो वांग जी के सामने अपने घुटनों पर बैठ गए। फिर उन्होंने वांग जी के आंखों में देखते हुए कहा, वांग जी क्या हुआ है, क्या हुआ है, बताओ मुझे, सब ठीक है ना, तुम परेशान हो, बताओ अंकल को। वांग जी अब धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसने अंकल को देखा और फिर उसने अंकल को गले लगा लिया बिना कुछ बोले। लैन कुरैन ने भी अपने नेफ्यू को रोका नहीं। कुछ देर बाद वांग जी अपने अंकल से अलग होता है और कहता है, वो मैंने कुछ बुरा इमेजिन कर लिया था। लैन कुरैन ने कहा, ओके, मैं समझता हूँ। लैन कुरैन को पता है कि वांग जी चीज़ों को छुपा रहा है, लेकिन अगर वांग जी बताना नहीं चाहता तो अभी इस सिचुएशन में लैन कुरैन वांग जी को बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना चाहते। बाद में जब वांग जी थोड़ा सा नॉर्मल होगा तब वो वांग जी से पूछ लेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी वांग जी का मेंटल सिचुएशन अच्छा नहीं है, वो एक अलग ही ट्रॉमा में है। इसलिए उन्होंने वांग जी को कुछ भी नहीं बोला और ना ही एक और शब्द वांग जी ने बोला। वो एकदम ही चुप था। इतनी देर में कुछ और पेशेंट्स आए। लैन कुरैन वांग जी को अपने केबिन में बैठा कर बाहर निकल गए। उन्हें लगा कि वांग जी को अभी वहाँ पर बैठना ज़रूरी है, मतलब अकेला रहना थोड़ा ज़रूरी है। अंकल के जाने के बाद बहुत देर बाद वांग जी ने अपने कांपते हुए आँखों से अपने मोबाइल को देखा। फिर वांग जी ने अपने मोबाइल का लॉक एक बार फिर से ओपन किया और तुरंत वो मैसेज उसके आंखों के सामने आ गया। उस मैसेज में लिखा हुआ था, मरे हुए लोगों के लिए अपने बचे हुए फैमिली को भी ख़त्म करना चाहते हो? अपने अंकल को मरते देखकर सह पाओगे तो? ये 2 सवाल थे और दोनों सवाल के पीछे क्वेश्चन मार्क था और यही मैसेज था। वांग जी का दिल अभी भी धड़क रहा था बहुत ज़ोर ज़ोर से। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था। वांग जी बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा। उसका हाथ पैर अभी भी कांप रहा था। क्या वो लोग वांग जी के बारे में जान चुके हैं? क्या क्या अब
वांग जी कुछ नहीं कर पाएगा? क्या वांग जी को अपने अंकल को भी खोना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। वांग जी ऐसा नहीं होने देगा, किसी भी हालत में वांग जी ऐसा नहीं होने देगा। वांग जी अपने अंकल को बिल्कुल भी नहीं खो सकता। वो इकलौते इंसान है उसके परिवार के, वो अपने अंकल को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके बाद लगभग पूरा दिन वांग जी के दिमाग में यही सब चलता रहा था। वो कहीं भी नहीं गया था। शाम के वक्त वो अपने अंकल के साथ घर वापस आया था। लैन कुरैन अपने नेफ्यू को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। वांग जी कुछ भी कह नहीं रहा था और बहुत ही ज़्यादा शांत पड़ गया था। उसे देखकर समझ में आ रहा था कि किसी चीज़ को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा खौफ में है, लेकिन क्या वही लैन कुरैन को समझ नहीं आ रहा था। वो अपने नेफ्यू को बार बार पूछ भी नहीं सकते थे। उन्हें पता है कि अभी उनके नेफ्यू का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है, इसलिए वांग जी को बार बार चीज़ें पूछने में वो हिचक रहे थे। वांग जी को पैनिक अटैक्स आते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ सालों से ये बंद हुआ है, लेकिन कभी भी आ सकता है ज़्यादा प्रेशर पड़ने से। इसलिए वो वांग जी को कभी भी ज़्यादा प्रेशर देना पसंद नहीं करते और ना ही देते हैं। आज भी वो चुप रहे। पूरा दिन वो वांग जी के साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वांग जी को उसके थॉट से निकालने की कोशिश कर रहे थे। वांग जी जिस स्टेज में है उससे निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका सारा कोशिश बेकार चला गया, एकदम बेकार। वो वांग जी को लेकर शाम को घर आए और वो दोनों फ्रेश हो गए। वांग जी अपने कमरे में सोया हुआ था, लेकिन लैन कुरैन वांग जी को लेकर ज़बरदस्ती ड्राइंग रूम में आए। वांग जी के लिए उसका फेवरेट स्नैक्स बनाया और साथ में कॉफ़ी। वो दोनों स्नैक्स एंजॉय करते हुए साथ में कॉफ़ी पीते हुए अपना फेवरेट शो देख रहे थे। वांग जी जो आज मुस्कुरा नहीं रहा था और ना ही अपने अंकल से इस शो के बारे में बता रहा था। वो चुपचाप बस शो को देख रहा था और लैन कुरैन अपने नेफ्यू को बार बार देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। उतनी देर में उनका जो घर का कॉलिंग बेल है ना, वो बज उठता है। 2-3 बार बजता है तो लैन कुरैन उठते हैं, अभी कौन आया होगा। वांग जी का दिल धक से हो गया। उसका दिल ना मुंह में आ गया था कॉलिंग बेल का आवाज़ सुनकर। इसी तरीके से एक दिन उसके बर्थडे के दिन कॉलिंग बेल बजा था और सब कुछ ख़त्म हो गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा डर गया। लैन कुरैन उठते हैं और जैसे ही वो जाने लगते हैं कि कौन आया है देखने के लिए, वांग जी ने अपने अंकल का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, नहीं अंकल, आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर बाहर कोई भी हो सकता है, अंकल नहीं। लैन कुरैन वांग जी की हालत को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि वांग जी को कभी भी पैनिक अटैक आ सकता है, इसलिए उन्होंने वांग जी को गले लगाया और कहा, वांग जी डरो मत, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, मैं नहीं जा रहा। लेकिन तभी दोबारा कॉलिंग बेल बजा। इस बार लैन कुरैन को लगा कि उन्हें देखना चाहिए, इसलिए वो जाने लगे। वांग जी जाने नहीं देगा, इसलिए उन्होंने वांग जी को भी अपने साथ ले लिया। वांग जी अंकल के साथ जाने के लिए ज़िद कर रहा था, हालांकि वो डरा हुआ था, लेकिन फिर वो अंकल को छोड़ नहीं रहा था। वो दोनों एक साथ डोर के सामने गए और डोर का जो लुकिंग ग्लास है ना, उससे लैन कुरैन पहले बाहर देखते हैं और फिर वो थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं। हालांकि उन्हें पहले भी डर नहीं लग रहा था, उन्हें नहीं लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। और फिर उन्होंने वांग जी को कहा, वांग जी देखो, ये वेंचिंग है। ये सुनकर वांग जी अंकल की बात को भरोसा नहीं करता। वो खुद बाहर देखता है एक बार फिर, तो देखता है कि अकेली वेंचिंग खड़ी है, उसके हाथ में एक ट्रे थी। तो लैन कुरैन ने कहा, देखा वेंचिंग है, अब मैं डोर खोलूं? वांग जी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और उसने अंकल का हाथ भी छोड़ दिया। लैन कुरैन ने डोर ओपन किया तो वेंचिंग ने बहुत प्यारी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, हेलो अंकल, गुड इवनिंग। लैन कुरैन ने कहा, गुड इवनिंग वेंचिंग, तुम यहाँ पर? वेंचिंग ने अपने हाथ में जो प्लेट है उसको अंकल की तरफ, मतलब लैन कुरैन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, एक्चुअली अंकल आज मेरे भाई का बर्थडे है, बट वो आज आ नहीं पाया, इसलिए हमने वीडियो कॉल में ही केक कटिंग किया था। ये रहा वो केक। लैन कुरैन ने केक को ले लिया और फिर कहा, उसे मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे कह देना। वेंचिंग ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर एक कार्ड को आगे बढ़ाया। लैन कुरैन ने उस कार्ड को लेते हुए कहा, ये क्या है? वेंचिंग ने कहा, वो एक्चुअली इस घर में हमारी बहुत यादें हैं, आपको तो पता है अंकल, मॉम डैड के गुजर जाने के बाद इस घर को मैंने और मेरे भाई ने छोड़ दिया था।
आज बहुत सालों बाद मैं इस घर में आई हूँ। हालाँकि ये हम बहुत दिनों से इस घर में हैं, लगभग 1 महीना होने को आया है। अभी थोड़ा वक़्त है 1 महीने में, बट फिर भी मुझे लगा कि हमें एक हाउस वार्मिंग पार्टी देना चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल मेरा भाई भी आ रहा है, तो इसीलिए ये पार्टी रखा है। प्लीज़ अंकल, क्या आप और वांगची कल हमारे घर आएंगे? ये सुनकर लैन कुरैन ने वांगची की तरफ देखा। वांगची का हालत सही करने का एक अच्छा मौका है, तो उन्होंने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, क्या तुमने सबको इनवाइट किया? वेंचिंग ने कहा, यस अंकल, यहाँ पर जितने भी मेरे नेबर्स हैं मैंने सबको इनवाइट किया, और वांगची तुम्हारे फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, तो तुम बहुत इन्जॉय करोगे, और मेरा भाई भी तुम्हारे एज का है। आई होप तुम्हें मज़ा आएगा। प्लीज़ वांगजी, तुम ज़रूर आना। वांगजी उस वक्त उस हालत में नहीं था कि वो हाँ कहे। लैन कुरैन ने वांगजी की तरफ से अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ ज़रूर, वांगजी और मैं दोनों आएंगे। वेंचिंग खुश हो गया। वो बाय बोलकर निकल आई। वेंचिंग के जाने के बाद लैन कुरैन ने डोर को लॉक कर दिया और फिर वो वांगजी को लेकर अंदर चले गए। वांगजी जो अभी भी सही नहीं हुआ था, लैन कुरैन ने और वांगजी ने एक साथ डिनर किया और वो लोग सोने के लिए चले गए। बहुत ज़्यादा ही परेशान था वांगजी, इसलिए वो रात को सो भी नहीं पाया था। उसने रात को अपने लैपटॉप को, अपने फ़ोन को रीसेट किया, अपने नंबर चेंज कर लिए, सब कुछ करके वो बस ये प्रे कर रहा था कि उन लोगों से वो छुपा रहे। उसने सोच लिया था कि वो अंकल से इस बारे में खुलकर बात करेगा, अगर हो सके तो वो लोग गुस्सा छोड़ देंगे। फिर उसके दिमाग में ये भी ख्याल आया कि शायद उसने गलत पंगा ले लिया, शायद उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी कभी होता है ऐसा, चाहे सामने वाला इंसान कितना ही बुरा काम क्यों ना करे, कितना ही गुनाह क्यों ना करे, कितना ही घटिया हो, मासूम लोगों पर जुल्म करने वाला हो, लेकिन अगर उसके पास हद से ज़्यादा पावर है तो मासूम लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा पावरफुल इंसानों के अंदर दबे रहते हैं, घुट घुट कर जीते हैं, मरते रहते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। शायद वांगजी की फैमिली और वांगजी भी उन लोगों के कतार में आता है, इसलिए शायद वांगजी को उन लोगों को नहीं छेड़ना चाहिए था। वांगजी ने छेड़ कर गलत किया है, शायद गलत किया है। वांगजी इस गलती की भरपाई अपने अंकल के जान को देकर नहीं करना चाहता, बिल्कुल नहीं। उसके बदले वो खुद मरना पसंद करेगा, लेकिन वो अपने अंकल को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचने देगा, बिल्कुल नहीं। उसने सोच लिया कि वो अपने अंकल से बात करेगा। अगले सुबह वांगजी सो गया था, सच में वो सो गया था। पूरी रात नहीं सोने के बाद ना सुबह उसकी आंख लग गया और वो सो गया। अंकल वांगजी को सोते हुए देखकर बस वांगजी को बिना जगाए अपने काम में निकल गए थे। जब वांगजी को होश आया, मतलब जब वांगजी नींद से जगा, तब दोपहर के 2 बज रहे थे। वांगजी वरीड हो गया अंकल को ना देखकर। उसने अंकल को कॉल किया तो अंकल ने कहा कि वो क्लिनिक पर है और वो बस जल्दी घर आ जाएंगे। आज वो लोग वेंचिंग के पार्टी में जाएंगे ना, इसलिए वो जल्दी घर आ जाएंगे। वांगजी ने ये सुना कि उसके अंकल सही है तो उसे बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद वांगजी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो घर के एक कोने में बस बैठा रहा और सोचने लगा कि कैसे वो अंकल को बचा पाएगा, कैसे। टाइम बहुत ही जल्दी गुजर गया, शाम हो गया। अंकल घर वापस आ गए। घर आने के बाद उन्होंने वांगजी को कहा, वांगजी रेडी हो जाओ। वांगजी का मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन लैन कुरैन ने वांगजी को ज़बरदस्ती रेडी करवाया और फिर वांगजी को लेकर वो वेंचिंग के घर चले गए। उनके आसपास जितने भी लोग हैं ना, सब आए हुए थे। सब कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स ये सब पी रहे थे और साथ में वाइन भी था, तो जिसे जो अच्छा लग रहा था वो पी रहे थे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। बहुत अच्छा एम्बियंस था, बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन किया गया था और खाने पीने का तो कुछ अलग ही लेवल था। यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं थे, आसपास के कुछ पड़ोसी और कोई नहीं। वेंचिंग के जो दोस्त, मतलब ऑब्वियसली विंग, शिजैन और उनके घर में जो सर्वेंट्स थे वही लोग सबको सर्व कर रहे थे, और विंग और शिजैन वहाँ पर नहीं थे। वेंचिंग खुद सबको वेलकम कर रहा था। वांगजी और अंकल को भी वेंचिंग ने वेलकम किया और फिर वेंचिंग अंकल को
जो सारे अंकल के एज के लोग हैं ना सोसाइटी में, वो सब एक साथ बैठे हुए थे। तो अंकल उस तरफ चले गए और वेंचिंग वांगजी का हाथ पकड़ के घर के अंदर चला गया। वांगजी को जाना नहीं था, लेकिन अंकल ने जाने के लिए कहा, इसलिए वांगजी चुपचाप जा रहा था। वेंचिंग बहुत ही पोलाइटली मुस्कुराते हुए कहता है, वांगजी तुमसे तो अच्छी तरीके से बात हुआ ही नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा शांत किस्म के बच्चे हो, मुझे तुम बहुत पसंद हो। एक्चुअली तुम्हें पता है, तुम और मेरे भाई एकदम सेम हो, तुम दोनों का बहुत अच्छा जाएगा। ये कहते हुए वो वांगजी को एक कमरे में लेकर जाते हैं। वहाँ पर सारे जो ओमेगा और अल्फ़ा थे ना, वो सब ऐसे 80, 90, 20 के अंदर थे और सब इस सोसाइटी के ही थे। ज़्यादातर लोगों को वांगजी पहचानता था, हालांकि उनके भी ज़्यादा बातचीत नहीं था, लेकिन वांगजी पहचानता था। और सबसे जो पहचानने वाला था वो जियांगचंग था। जियांगचंग यहाँ पर जियांगचंग जो तुरंत वांगजी के पास आया और उसने कहा, ओफो वांगजी, तुम इतनी देर से क्यों आए? तुम्हें पता है मैं तुम्हें लेने जाने वाला था, लेकिन फिर शिजिए और गगा मुझे रोक देते हैं। आज गगा ने मुझसे बहुत सारे बातें किया, इसलिए मैं नहीं जा पाया। मैं तब से सोच रहा हूँ कि तुम कब आओगे, लेकिन तुम आ ही नहीं रहे थे। वांगजी ने जियांगचंग की बातों को सुना और बस ओ कहा। फिर जियांगचंग वांगजी को अपने पास बिठाता है और कहता है, वांगजी क्या हुआ है, तुम आज कॉलेज नहीं गए? और फिर कल तुम्हारे साथ क्या हुआ था? वांगजी ने बात घुमाते हुए कहा, वो कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था। बात घुमाने के लिए वांगजी ने कहा, तो तुम बताओ, तुम यहाँ पर कैसे? जियांगचंग ने मुस्कुराते हुए कहा, गगा ने मुझे बुलाया है और शिजी को भी। शिजी तो अभी गगा के साथ ही है। ये सुनकर वांगजी ने दोबारा ओ कहा। वो तो भूल ही गया था, सच में कल उस इंसिडेंट के बाद से इस अनोइंग अल्फ़ा का जिक्र भी वांगजी के दिमाग में नहीं आया था। अब भी आया, बस जियांगचंग की बात को सुनकर अब भी आया। तभी वेंचिंग दोबारा आती है और उसके साथ एक अल्फ़ा था। वो वांगजी के एज का था, वांगजी जियांगचंग के एज का था। शायद उससे थोड़ा सा छोटा होगा, बट सेम एज हो सकता है। वेंचिंग ने अपने ब्रदर को वांगजी के पास बिठाते हुए कहा, वांगजी देखो, ये मेरा भाई है वेननिंग, ये वांगजी है, ये जियांगचंग है। वेननिंग ने बहुत ही पोलाइटली सबके साथ बात किया। वांगजी और जियांगचंग साथ में बाकी सारे जो ओमेगास है ना, उन्होंने फील किया कि अल्फ़ा बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है और बहुत ज़्यादा, मतलब उसके अंदर कोई वो अल्फ़ा ईगो ऐसा कुछ नहीं था। वांगजी को अच्छा लगा। उसका दिल जो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से डरा हुआ था, घबराया हुआ था, वो सब धीरे धीरे वो भूल रहा था वेननिंग और जियांगचंग की वजह से। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ज़रूर बताना आज का एपिसोड कैसा लगा आप सबको, और कल का एपिसोड थोड़ा सा डरा देने वाला है। मुझे लगता है कि आप लोगों को जल्दी पता चल जाएगा कि ये एफ बहुत ही रनिंग चल रहा है, बिल्कुल भी स्लो नहीं है। तो बाय बाय, कल मिलते हैं।